बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहमर, सर मैं आपके लिए ये पेन लाया था। सर शौकत गुस्से से, अरे ये तो वही पेन है जो कल चोरी हो गया था। अच्छा तो वो तुम थे। अहमर वहां से सर पर पाँव रखकर भागा। फारस ने उससे झूठ बोला था कि यह कलम उसके अब्बू का है। अब अहमर हिसाब के सर जुनैद के पास पहुंचा। अहमर खुशामद भरे लहजे में, सर आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सर जुनैद गजबनाक होकर, बदतमीज, आज ही मेरी मूंछ कट गई और तुम मेरा मजाक उड़ाने पहुंच गए। सर जुनैद उसकी तरफ लपके ही थे, वो वहां से भी भाग खड़ा हुआ। टेस्ट का नतीजा आ चुका था और अहमर अपना रिपोर्ट कार्ड लिए गुमसुम बैठा था कि उसका तेज तरार दोस्त फारस आ पहुंचा। सुनाओ अहमर, मेरी बताई हुई खुशामद की तरकीब से अच्छे नंबर आ गए ना? फारस ने उसके कंधे पर हाथ मारा तो अहमर फूट पड़ा। जी नहीं, झूठी तारीफों और खुशामदी मक्खन की ज्यादती का उल्टा ही असर हुआ है। नंबर इस मक्खन की बदौलत फिसल कर और नीचे जा गिरे, खुद देख लो। अहमद ने जले बुने अंदाज में रिपोर्ट कार्ड फारस की तरफ बढ़ाया। वो तो कब से भरा बैठा फारस की राह देख रहा था, जिसे वो अपनी नाकामी का जिम्मेदार समझ रहा था। यार मक्खन भी तो तूने सस्ते वाला लगाया, मेरा मतलब है इतने बोंडे तरीके से लगाया कि उल्टा नुकसान कर गया। फारस इंतहा दर्जे का तेज और डीठ था और यही उसकी कामयाबी का राज था। अहमर की जली घटी सुन के भी बदमजा हुए बगैर सारा इल्ज़ाम खुद अहमर पर ही डालकर चलता बना। चोरी का पेन जो तुमने खुशामद के लिए दिया था वो खुद सर शौकत का ही खोया हुआ पेन था। जलील करा दिया तुमने। अहमर पीछे से चिल्लाता हुआ उसके पीछे दौड़ा, मगर वो कहाँ हाथ आने वाला था। अहमर, तू हमारा दोस्त है, तुम्हें शॉर्टकट से पास होना सीखना पड़ेगा। यार अगर खुशामद वाली तरकीब फेल हो गई तो क्या गम। फारस का साथी शहजाद अहमर को चमकारते हुए बोला, सिर्फ तरकीब ही फेल नहीं हुई, मैं खुद भी फेल हुआ हूँ। अहमर रोना जब्त करते हुए जल्ला कर बोला, अभी तो सिर्फ टेस्ट हुए हैं, मैं सेमेस्टर के इम्तिहानों में नकल के फरे बना दूंगा। सब दोस्त मिलजुल कर उन्हीं से गुजारा कर लेंगे। शहजाद उसके कंधे पर हाथ रख कर रहम दिली से बोला, सच यानी मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा? अहमर खुश होकर बोला। शहजाद नफी में सर हिलाकर मुस्कुराया, यार शहजाद, फिजिक्स के फरे तो तुमने इतनी बारीक लिखाई में बनाए थे, वो भी रोशनाई छोड़ पेन से, कि सारी रोशनाई कागज के दोनों तरफ फैल गई थी। आगे पीछे लिखा सब कुछ गुडमुड हो गया। मेरी तो आंखें फूट गई कि गोद में रख कर झुक झुक कर पढ़ते हुए लगता था पढ़ने में ही सारा वक्त निकल जाएगा। मैं तो आधी पर्चियां वही फेंक आया, समझ ही नहीं आया उनमें लिखा क्या था। अहमर पास होने के लिए बताए गए अगले शॉर्टकट में भी नाकाम हो रहा था। अब तो वो फारस और शहजाद दोनों पर बरस ही पड़ा। अरे फड़ों की खुशी में अकल घर पर रख आए थे क्या? बड़े बड़े हरूफ में लिखता तो बड़े बड़े कागज लेने पड़ते और लंबे चौड़े कागजात सामने रख कर लिखते तो पकड़े ना जाते। शहजाद भी चिढ़कर बोला। अगले दिन वो उर्दू के पर्चे में हाथों में पर्चियां लिए बैठा परेशान हो रहा था। मीर तक की मीर की शायरी पर रोशनी डालिए। अरे मगर नकल की पर्ची से तो मीर दर्द निकले हैं। चलो थोड़ा सा फर्क तो चलता है, यही चला देता हूँ। थोड़ी देर उलझने के बाद अहमर जल्दी जल्दी लिखने लगा। अगला सवाल हाली की नसर की खूबियां पर था। उसने जेबें टंटोली मगर खाली खूबियां शायद घर में ही गिर गई थी। मजबूरन डिप्टी नज़ीर की खूबियां गिनवा डाली। हाय ये उर्दू फारसी की बेटी है या बुर्ज बादशाह की? बहस कीजिए, अब ये क्या सवाल हुआ। चलो अपनी तरफ से लिख देता हूँ। अहमद ने लिखा, उर्दू किसी की बेटी नहीं, क्योंकि उर्दू तो एक ज़बान है जो हमें बहुत प्यारी है। उसको पढ़ाने वाली मिस सलमा की भी कोई बेटी नहीं, सिर्फ एक बेटा है साद। वो लिखकर कापी मिस सलमा के हवाले करके मुतमिन होकर बाहर निकल आया। इम्तिहान का नतीजा फेल होने की सूरत में आ चुका था। अब्बू ने अहमर की खूब पिटाई की। हर थप्पड़ पर उनका सवाल एक ही था, तुम तो कहते थे बहुत अच्छे पर्चे हुए हैं, फिर वो अच्छे पर्चे कहाँ दे आए हो? अहमर चोटों को सहलाता हुआ आंसू पीता रहा। जब अब्बू थक गए तो पिटाई का ये सिलसिला रुका। अहमर गिरता फिरता कमरे में पहुंचा। पहले तो जी भर के रोया, फिर फारस को फ़ोन मिलाया। तुमने तो कहा था शॉर्टकट में पास हो जाऊंगा, मैं तो इस शॉर्टकट में इसी तेज़ी से फेल हुआ कि अब्बू के थप्पड़ों पर जाके रुका। अहमर गुस्से से फूट पड़ा, यार तुम ही बड़े बेवकूफ़ हो, तुम पुराने लंबे तरीके से ही पास हो जा। शॉर्टकट होता है ज़हीन लोगों के लिए, तू तो रट्टे मार के आंखें फोड़ के पर। फारस ने जलकर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अहमर के अब्बू जो अहमर की जी भर पिटाई के बाद अब अपनी गलती का एहसास करते हुए उसे नरम अल्फाज में समझाने आ रहे थे, दरवाजे पर ही ठक के रह गए।
انہوں نے احمر کی یک طرفہ گفتگو سن لی تھی، جس میں شارٹ کٹ کا لفظ ان کے کانوں میں اٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ پلٹے اور احمر کی امی سے کہنے لگے، احمر کو کھانے کی میز پر بلاؤ، ہم سب ساتھ کھانا کھائیں گے۔ احمر کی امی نے تڑپ کر کہا، اتنا تو مارا ہے، اب اس کے نوالے زہر کریں گے، کھانے کے بیچ میں ڈانٹیں گے میرے معصوم بچے کو۔ احمر کے ابو جواب دیے بغیر ہاتھ دھونے چلے گئے۔ کھانے کے میز پر انہوں نے ڈرے سہمے بیٹھے احمر کی پلیٹ میں خود سالن ڈالا، پھر سب سے گرم روٹی نکال کر اس کی پلیٹ میں رکھی اور کہا، سکون سے کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ احمر نے جو تو نوالے نگلے، پھر ڈرا ڈرا سا ابو کے سامنے جا بیٹھا۔ ابو کھانا ختم کر کے اب سبز چائے پی رہے تھے، مسکرا کے بولے، تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہے بیٹا جی؟ احمر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، پھر شرمندہ ہو کے سر جھکا لیا۔ ابو چائے کی پیالی رکھ کے گویا ہوئے، تم یہ سن کر حیران ہو گئے کہ کبھی میں بھی شارٹ کٹ کے چکروں میں رہتا تھا، آسان طریقے سے کامیابی، لیکن مجھے علم ہوا کہ شارٹ کٹ تو آپ کی ساری خوبیاں کٹ کر کے آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، لیکن مجھے شارٹ کٹ نے منزل تک نہیں پہنچایا، مسلسل ناکامی ملی۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا تھا؟ ابو مسکرائے۔ احمد نے سر اٹھا کر انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ میاں نہیں چاہتے تھے کہ میری اچھائیاں مجھ سے جدا ہوں، وہ مجھے سیدھے رستے سے کامیابی دینا چاہتے تھے۔ میں نے یہ جان لیا تو شارٹ کٹ کا خیال دل سے نکال کر سیدھے مگر لمبے رستے پر صبر سے چلنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں رکاوٹیں اور پریشانیاں ضرور آئی، لیکن پھر کامیابیوں نے قدم چومے۔ اچھی نوکری، ذاتی گھر، بچوں کی اچھی تعلیم، یہ کامیابیاں مجھے ہیرا پھیری سے نہیں ملی۔ ہر نماز میں ہم جو صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں وہ یہی سیدھا اور لمبا رستہ ہے، شارٹ کٹ نہیں۔ تم بھی نقل، خوشامد، سفارش کے بجائے محنت کا سیدھا رستہ اپنا لو، منزل بھی ملے گی اور دلی سکون بھی۔ یہ دلی سکون ہی صراط مستقیم پر چلنے والوں کا انعام ہے، جس سے شارٹ کٹ والے محروم رہتے ہیں۔ ابو نے احمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ احمر شرمندہ بیٹھا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو اس کے نظر باپ کے بڑے ہوئے ہاتھوں پر پڑی۔ اس نے اپنے ابو کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام کر گویا محنت اور لگن کی راہ اپنانے کا عزم کر لیا۔